हम आज पढ़ेंगे फूल गोभी की पौध तैयार करने की विधि। तो गोभी वर्गीय फसलों में फूल गोभी की खेती करने के लिए, क्योंकि फूल गोभी के पौधे बहुत ही मुलायम और कोमल होते हैं, इसलिए हम इनको नर्सरी में उगाते हैं ताकि इनकी देख रेख ठीक प्रकार से की जा सके। यदि 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गोभी की फसल की रुपाई करनी है तो इसके लिए 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में यदि गोभी की नर्सरी लगाई जाए तो पूरे 1 हेक्टेयर की रुपाई के लिए पौध हमको प्राप्त हो जाती है। तो इसके लिए हम नर्सरी के लिए पहले भूमि को ठीक प्रकार से तैयार करते हैं। इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले तो इसमें गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, जो भी खाद है, इसको पहली जुताई से पहले ही ठीक प्रकार से सतह पर बिखेर देते हैं। फिर एक गहरी जुताई, कम से कम 20 सेंटीमीटर गहरी जुताई करते हैं। फिर 4 से 5 जुताई, 6 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करते हैं और प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगाते हैं। ऐसा करने से खेत की जो मिट्टी होती है वो ठीक प्रकार से भुरभुरी हो जाती है, ढेले उसमें नहीं रहते और भूमि समतल हो जाती है, जिससे क्यारियां बनाने में आसानी रहती है और पौधों, बीजों का अंकुरण जो है वो ठीक प्रकार से ऐसी भूमि में होता है। खेत तैयार करने के बाद फिर हम खेत में क्यारियां बनाते हैं। इसके लिए 1 मीटर चौड़ी और 5 मीटर लंबी और भूमि की सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बनाते हैं। 1 मीटर चौड़ी, 5 मीटर लंबी और भूमि की सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों का निर्माण करते हैं और प्रत्येक क्यारी के चारों तरफ 30 सेंटीमीटर चौड़ी सिंचाई की नाली छोड़ते हैं। अब ये सिंचाई की नाली छोड़ने से तो एक लाभ यह होता है कि आसानी से पूरे क्यारी की सिंचाई हो जाती है, क्योंकि जब उसमें पानी लगा देंगे तो रिस करके पानी वहाँ से क्यारियों में दोनों तरफ से पहुँच करके उसको नमी युक्त कर देगा और सीधे पौध में पानी देने से बच जाता है, जिससे पौधों को नुकसान नहीं होता है। साथ ही साथ इन्हीं क्यारियों में बैठ करके अंदर से जो खरपतवार हैं उसको निकालने में आसानी रहती है और इसके लिए खरपतवारों को निकालने के लिए हमको क्यारी में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यारी खाद जो हम मिलाते हैं, गोबर की खाद और कंपोस्ट खाद, उसको मिलाने के बाद बीजों को बोने के लिए बीजों को हम पहले कैप्टान से या थायराम से उपचारित कर लेते हैं। इसके लिए 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से, यानी 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए 2.5 ग्राम दवा की आवश्यकता पड़ती है। यह दवा कैप्टान या थायराम के रूप में कोई भी दवा एक हो सकती है। इससे बीजों को उपचारित कर लेना चाहिए। बीजों को क्यारियों में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी कतारों में 1 सेंटीमीटर के फासले पर लगभग 1.50 सेंटीमीटर यानी 1.5 सेंटीमीटर की गहराई पर बीजों को बोते हैं। यानी जो पंक्ति होती है वो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 15 सेंटीमीटर, बीज से बीज की दूरी 1 सेंटीमीटर और बीज की जो गहराई है उसको 1.5 सेंटीमीटर रखते हैं। बीज को बोने के बाद सड़ी गोबर की खाद और मिट्टी का मिश्रण
यह जो मिश्रण बनेगा 1:1 के अनुपात में बनेगा, यानी आधी मिट्टी और आधा गोबर मिश्रण बना के उससे इसको ढक देते हैं। इसके बाद क्यारियों को सूखी घास की एक हल्की परत से ढक दिया जाता है ताकि बीजों को जमाव के लिए सही तापमान और नमी इसमें बनी रहे। हजारे से प्रातः काल और सायंकाल पानी देते रहते हैं जब तक कि बीजों का अंकुरण जब तक न हो जाए। जब बीजों का अंकुरण हो जाता है तो घास की जो ये परत है उस पर लगाए रहते हैं, इसको हम हटा देते हैं। इसके बाद जैसी आवश्यकता होती है उस हिसाब से सिंचाई और निकाई करते रहते हैं। यदि पौधे हमको दिखें कि पीले हैं या कमज़ोर हैं तो 1 लीटर पानी में 5 ग्राम के हिसाब से यूरिया का घोल बना करके उसको हम हजारे से पौधों के ऊपर छिड़काई कर देते। इससे जो पौधों की बढ़वार होती है वो अच्छी होती है। कीड़ों से बचाव के लिए पौधों पर 0.2% इंडोसल्फान 35 EC के घोल का छिड़काव करते हैं। अगेती फसल के लिए जो फसल बोई गई है उस पौध को तेज धूप से तथा वर्षा से बचाने के लिए क्यारियों के ऊपर किसी छप्पर या पॉलीथीन की चादर इत्यादि की व्यवस्था करनी चाहिए। इस प्रकार यह जो नर्सरी है वह 4 से 6 सप्ताह में तैयार हो जाती है और उसको फिर अलग खेत में रोपाई करने के लिए ले जा सकते हैं। अब ये पौधे जो तैयार हुए हैं इनकी रोपाई कैसे करें? तो इसके लिए जिस खेत में इसकी रोपाई करनी होती है उस खेत की ठीक प्रकार से तैयारी करते हैं और तैयारी करके क्यारी बना लेते हैं। क्यारियों की जो लंबाई चौड़ाई होती है वो आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं, इसके लिए बहुत मानक तय नहीं है। पौधे की रोपाई हमेशा सायंकाल करनी चाहिए क्योंकि रात में पौधे कम मरते हैं। अगर सुबह रुपाई कर देंगे तो दिन में तेज धूप रहती है और वाष्पीकरण की क्रिया, वाष्प उत्सर्जन की क्रिया के कारण पौधों की मृत्यु हो सकती है। रोपाई के तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई कर देना चाहिए। फूल गोभी की जो विभिन्न किस्में हैं उनमें पौध लगाने की जो दूरी होती है वो अलग अलग होती है और उस हिसाब से दूरी रखते हैं। जैसे अगेती किस्में हैं तो अगेती किस्मों में जो पौध की दूरी होती है रोपाई की वह 45x45 होती है, यानी पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रख करके इसकी रोपाई करते हैं। ऐसे ही जो मध्य मौसमी किस्में हैं उसमें 60x45 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं, यानी मध्य मौसमी किस्मों में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधों से पौधों की दूरी 45 सेंटीमीटर रखते हैं। और पछेती किस्मों में भी 60-45 का अनुपात रहता है, यानी पौधों से पौधों की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर रखते हैं। यानी इस प्रकार हम समझ सकते हैं केवल अगेती किस्मों में पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45x45 होती है और मध्यम और पछेती किस्मों में 60x45 होती है, यानी कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर। अगेती किस्मों की पौध की जो रोपाई है उसको हम मेढ़ों पर करते हैं, उसको मेढ़ों पर करना भी चाहिए ताकि जो वर्षा का पानी है उस पानी के वेग से पौधों को मरने से बचाया जा सके। 45 सेंटीमीटर की दूरी पर मेढ़ बनाकर इन मेढ़ों पर 45 सेंटीमीटर के फासले से पौधे की रोपाई करते हैं। मध्यम और पछेती किस्मों की पौध की रोपाई 60 सेंटीमीटर की दूरी बनाकर कतारों में 45 सेंटीमीटर के फासले पर करते हैं। रोपाई करते समय ध्यान रखते हैं कि जो कमज़ोर और रोगग्रस्त पौध हो
उसको निकाल करके बाहर फेंक देना चाहिए या उसको जला देना चाहिए। इससे फसल में रोग या कीट के फैलने रोगों के फैलने की संभावना कम हो जाती है। इसके साथ साथ ये रोपाई के साथ साथ फूल गोभी की फसल में खाद और उर्वरकों की आवश्यकता भी पड़ती है। हम जानते हैं कि कोई भी फसल हो उसको उचित मात्रा में यदि पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो हमें उचित उत्पादन प्राप्त नहीं होगा। ऐसी फूल गोभी की फसल के साथ भी है। तो फूल गोभी की जो फसल है यह खेत से पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों को ग्रहण करती है। इसके लिए हम पहले ही बता चुके हैं 250 क्विंटल उपज देने वाली जो फसल है यह 1 हेक्टेयर फसल जो है वो भूमि से लगभग 110 किलोग्राम नाइट्रोजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 135 किलोग्राम पोटास भूमि से ग्रहण कर लेती है। इसलिए फूल गोभी की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरक इन दोनों को डालना आवश्यक होता है। फूल गोभी के लिए नाइट्रोजन की विशेष आवश्यकता होती है और इसकी बहुत अधिक मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी से जो फूलों का आकार होता है वह छोटा हो जाता है। इसलिए खेत की तैयारी के समय रोपाई से 3 से 4 सप्ताह पहले 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद खेत में डालकर उसको अच्छी प्रकार से मिलाना चाहिए। उर्वरकों का प्रयोग हमेशा मिट्टी की जांच के अनुसार करना चाहिए। अगर किसी कारण से यह संभव नहीं है, यानी मिट्टी की जांच करना संभव नहीं है, तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस की पूरी मात्रा, पोटास की पूरी मात्रा फसल की रुपाई के पहले खेत में अंतिम जुताई के समय समान रूप से बिखेर करके उसको खेत में ठीक प्रकार से मिला देना चाहिए। नाइट्रोजन की जो शेष आधी मात्रा होती है उसको आधा आधा करके 2 बार में रोपाई के 1 माह बाद तथा फूल आने के समय फसल की कतारों में क्रॉप डैशिंग के रूप में देना चाहिए। यदि मिट्टी में बोरान तत्व की कमी है, जांच से पता चलता है, तो 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स यानी सुहागा, इसको हम रोपाई से पहले ही खेत में दे देना चाहिए, क्योंकि फूल गोभी की फसल में बोरान की कमी के लिए बहुत ही नाजुक स्थिति होती है। यदि फसल लगने के समय लगाने के बाद उसमें बोरान की कमी के लक्षण महसूस होते हैं तो 0.3% बोरेक्स के घोल को बना करके उसका छिड़काव खड़ी फसल पर करना चाहिए। एक खाद और उर्वरक फूल गोभी में जो आवश्यकता है इसको कैसे देना है आपने जाना। इसके अलावा सिंचाई एवं जल निकास, फूल गोभी में सिंचाई का और जल निकास का अत्यंत महत्व है। तो हम जानते हैं कि पहली सिंचाई पौध की रुपाई के तुरंत बाद ही की जाती है और दूसरी सिंचाई पहली सिंचाई से 4 से 5 दिन बाद करना चाहिए। बाद की सिंचाइयाँ अगेती फसल में 1 सप्ताह पर और पछेती में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। हमेशा ध्यान देना चाहिए खेत में पर्याप्त नमी बनी रहे। अगेती फसल में वर्षा होते रहने पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु जहाँ ठीक वर्षा नहीं होती है वहाँ पर सिंचाई करनी पड़ती है। लंबे समय तक अगर वर्षा नहीं होती है तो भी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अगर वर्षा ऋतु में वर्षा अधिक हो जाए तो पानी ज़्यादा लग जाता है खेत में और यह फसल के लिए ठीक नहीं होता है। इसलिए फालतू एकत्रित पानी को
बाहर निकालने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पौधे पीले पड़ करके मर सकते हैं। फूल गोभी की फसल में जल निकास की विशेष व्यवस्था रखनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण। फूल गोभी में जो मुख्य समस्या होती है वो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की होती है, जैसे बथुआ, हिरनखुरी, प्याजी, चटरी मटरी, जंगली गाजर, खरतुआ, मोरेला आदि। ये रुपाई के तुरंत बाद ही निकलते हैं। इन खरपतवारों को खुरपी से या हैंडहो की सहायता से निकाई गुड़ाई करके इनको नष्ट कर देना चाहिए। फूल गोभी की फसल में 2 से 3 बार निकाई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। निकाई गुड़ाई करते समय पौधों की जड़ों पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी चढ़ाते रहना चाहिए। कभी भी गहरी निकाई गुड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फूल गोभी की जो फसल होती है इसकी जड़ें उथली होती हैं और गहरी निकाई गुड़ाई करने से उनकी जड़ों की कटने का भय रहता है। खरपतवारों की रोकथाम के लिए खरपतवार नाशी रसायनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए टोक E25 का प्रयोग किया जा सकता है। टोक E25 दवा की 5 लीटर मात्रा को 625 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई के बाद छिड़कने से जो 1 वर्षीय खरपतवार हैं ये नहीं उग पाते हैं और लगभग 40 से 45 दिन तक निकाई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन बाद में जब इस दवा का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो खरपतवार निकल आते हैं। इसको निकाई गुड़ाई करके इसको बाहर निकाला जा सकता है। ऐसे ही वेशालिन 1 किलो सक्रिय अवयव को 1000 लीटर पानी में घोल करके रोपाई से पहले छिड़काव करके उसको मिट्टी में मिलाने से खरपतवार नहीं निकल पाते हैं और भूमि खरपतवार रहित बनी रहती है। रुपाई और खरपतवार नियंत्रण सिंचाई के अलावा फूल को जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे हमको आय प्राप्त होने है, इसको हम धूप से बचाना आवश्यक होता है। धूप से बचाने की क्रिया को हम ब्लीचिंग कहते हैं। फूल गोभी का रंग, फूल का रंग जो हम जानते हैं सफ़ेद होता है। सफ़ेद फूल प्राप्त करने के लिए और फूलों को सूरज की रोशनी से बचाने के लिए प्रायः उसको हम पत्तियों से ढकते हैं। पत्तियों से ढकने की इस क्रिया को ब्लॉचिंग कहते हैं। फूल को धूप से बचाना बहुत आवश्यक होता है। तेज धूप और गर्मी के कारण फूल का जो रंग है वो पीला पड़ सकता है और उसका बाजार भाव कम हो सकता है। धूप से बचाने के लिए जब फूल निकलना प्रारंभ हो जाए तो पत्तियों को फूल के ऊपर लपेट कर बांध देना चाहिए। यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो फूल गोभी के नीचे के जो बड़े पत्ते हैं उनमें 1-2 पत्तों को तोड़ करके फूल के ऊपर रख देना चाहिए ताकि फूल पर धूप सीधा ना पड़े। फूल गोभी को 5 दिन से अधिक नहीं ढकना चाहिए, उसको खोल देना चाहिए। खोलने के बाद फिर 1-2 दिन के बाद उसको ढक सकते हैं, यानी 4-5 दिन के बाद उसको धूप दिखा देना चाहिए। रोग नियंत्रण। फूल गोभी की फसल में अनेक प्रकार के रोग लगते हैं, जैसे आर्द्र पतन रोग, काला विगलन ब्लैक रॉट, पत्ती का धब्बा रोग, काला तार सदृश तना, काली मेखला और लालमी रोग। तमाम रोग फूल गोभी की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। एक एक रोगों के बारे में जानेंगे। आर्द्र पतन रोग, डैम्पिंग ऑफ, यह नर्सरी में लगने वाली मुख्य बीमारी है। इसमें जो पौधे की जड़ें हैं वो सड़ जाती हैं। बीमार पौधे भूमि की सतह से गल करके गिर जाते हैं
यह रोग फफूंद के द्वारा फैलता है। इस फफूंद का बीज पत्राधार पर भूरे रंग के धब्बे पैदा होते हैं। ये धब्बे जड़ तथा भूमि की सतह के निकट तने के निचले भाग पर फैल जाते हैं। इन भागों में सड़न होने के कारण पौधे गिर जाते हैं और पौधे की मृत्यु हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए नर्सरी को फॉर्मेल्डिहाइड 20 से 30 मिलीग्राम 20 से 30 मिली प्रति लीटर पानी से उपचारित करना चाहिए। इसके अलावा बीज को कैप्टान या थायराम से, जो पहले ही बताए हैं, 2.5 ग्राम दवा प्रति किलो बीज से उपचारित करना चाहिए। और बुआई के पहले नर्सरी की मिट्टी को 0.2% ब्रेसिकॉल के घोल से सिंचित करना चाहिए, सिंचाई करना चाहिए। इससे इस रोग के फफूंद अगर भूमि के अंदर हैं तो नष्ट हो जाते हैं और पौधों पर यह रोग नहीं लगता है। दूसरा रोग है काला विगलन, इसको ब्लैक रॉट भी कहते हैं। यह जीवाणु जनित रोग है, अर्थात यह रोग जीवाणु के द्वारा फैलता है। इस रोग के कारण पत्तियों के किनारे पर भी आकार के हरिमाहीन मुरझाए हुए स्थान दिखाई पड़ते हैं। जैसे जैसे यह रोग बढ़ता है, पत्तियों के सिराओं का जो रंग है वो काला या भूरा होने लगता है। फिर पूरी पत्ती का रंग पीला पड़ जाता है और वह मुरझा कर गिर जाती है। इसका जो पर्णवृंत और शिरा पर काले बिंदु दिखाई पड़ते हैं। इसकी रोकथाम के लिए बीजों को बोने से पहले 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनट के लिए गर्म पानी से उपचारित करना चाहिए। कम से कम 2 वर्ष तक सरसों कुल की फसलों को फसल चक्र में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। फसल के मलबे को जला देना चाहिए ताकि इन पर पाए जाने वाले जो जीवाणु हैं वो नष्ट हो जाएं। तीसरा रोग है पत्तियों का धब्बा रोग, अल्टरनेरिया ब्लैक लीफ स्पॉट। यह रोग भी फफूंद के द्वारा फैलता है। इस रोग के कारण पत्तियों के ऊपर बहुत से छोटे छोटे गोल तथा गहरे रंग के धब्बे बनते हैं और इन धब्बों के केंद्रीय स्थान पर बीच में नीलापन लिए हुए फफूंद की वृद्धि पाई जाती है। इनमें बाद में चक्करकार रेखाएं बनने लगती हैं, जो इसकी मुख्य पहचान है। इसकी रोकथाम के लिए फसल के मलबे को जला करके नष्ट कर देना चाहिए। फसल पर रोग के लक्षण अगर दिखाई दें तो दिखाई देते ही 2.5 किलोग्राम इंडोफिलियम 45 को 1000 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर की दर से उसका 2 से 3 छिड़काव करना चाहिए। इससे इस रोग का पर नियंत्रण पाया जा सकता है। चौथा रोग है काला तार सदृश तना, वायर स्टेम। यह फूल गोभी का बिल्कुल नया रोग है और यह भी फफूंद के कारण होता है। इस रोग के कारण रोगी फूल गोभी के पौधे का जो तना होता है वह जमीन की सतह के पास तारकोल के समान काला पड़ जाता है। इसकी रोकथाम के लिए पौधों की रोपाई के बाद 10 दिन के अंतर पर 0.2% ब्रेसिकाल के घोल से क्यारियों को सिंचित करते हैं। इसके बाद है काली मेखला या ब्लैक लेग रोग। यह रोग भी फफूंद के कारण होता है। इस रोग के लक्षण पहले नर्सरी में बुआई के 15 से 20 दिन बाद दिखाई देते हैं। पत्तियों पर धब्बे बनते हैं जिनके बीच का भाग राख की तरह धूसर होता है।
इसके बीच का भाग राख की तरह धूसर होता है। तनों पर धब्बे पंक्तिबद्ध होते हैं और ये नील लोहित रंग के किनारों से घिरे रहते हैं। रोगी पौधे जल्दी नहीं गिरते, परंतु जब पौधों के शीर्ष फूल बड़े हो जाते हैं तो उनके भार के कारण जो ये रोगग्रस्त तनों के कमजोर क्षेत्र से पौधे गिर जाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए बीज को बोने से पहले गर्म पानी में 30 मिनट तक उपचारित करना चाहिए। 3 वर्ष का फसल चक्र अपनाना चाहिए, जिसमें यथासंभव सरसों कुल की फसल सम्मिलित नहीं करना चाहिए। इसके अलावा लालमी रोग, यह रोग बोरान तत्व की कमी के कारण होता है और फूलों के बीच बीच और डंठल और पत्तियों पर पीले रंग के धब्बे बनते हैं। फूल कत्थई रंग का दिखाई देने लगता है। रोगी पौधों की बढ़वार रुक जाती है। फूल गोभी में लगने वाला लालामी रोग, यह बोरान तत्व की कमी के कारण होता है और फूल के बीच बीच में डंठल और पत्तियों पर पीले धब्बे दिखते हैं। फूल कत्थई रंग का दिखने लगता है। रोगी पौधे की बढ़वार रुक जाती है और इसके जो डंठल होते हैं वो खोखले रह जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए नर्सरी में पौधों के ऊपर 0.3% बोरेक्स यानी सुभागा के घोल का छिड़काव करना चाहिए। बाद में रोपाई के बाद मुख्य खेत में 0.5% बोरेक्स के घोल का भी छिड़काव करना चाहिए। नर्सरी और खेत दोनों में इसका छिड़काव करने पर इसकी रोकथाम से किया जा सकता है। फूल गोभी के पौधों में विभिन्न प्रकार के कीट भी लगते हैं। इन कीटों की रोकथाम और कौन कौन से कीट लगते हैं इसको हम देखते हैं। तो पहले मक्खी फूल गोभी की फसल में लगती है और इसको हम साफ फ्लाई भी कहते हैं। इस कीट की जो सूड़ी होती है वो काले रंग की होती है और लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके शरीर के ऊपर 5 धारियां होती हैं। ये सूड़ियां मुलायम पत्तियों को खा करके फसल को नुकसान पहुंचाती है। इसकी रोकथाम के लिए यदि फसल थोड़े से क्षेत्र पर उगाई गई है तो सूड़ियों को हाथ से ही पकड़ करके उसको नष्ट किया जा सकता है। अगर लंबे क्षेत्र पर खेती हुई है तो फसल पर 10% सेबिन धूल 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें या 1 लीटर मैलाथियन 50 cc को 625 लीटर जल में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने से साफ फ्लाई पर नियंत्रण पाया जा सकता है। दूसरा कीट है माहू एफिड। ये पीले और हरे रंग के छोटे छोटे कीट होते हैं। ये पत्तियों की निचली सतह पर काफ़ी संख्या में देखे जा सकते हैं। इस कीट का आक्रमण मुख्य रूप से दिसंबर से मार्च तक होता है। इसके आक्रमण के कारण फसल कमज़ोर हो जाती है और पत्ते थोड़े सिकुड़ जाते हैं। जब आकाश में बादल छाए रहते हैं और मौसम नम रहता है उस समय इनका प्रकोप अधिक बढ़ जाता है। इनकी रोकथाम के लिए साइपरमेथ्रिन 0.2% घोल का छिड़काव करना चाहिए या फसल की प्रारंभिक अवस्था में जब उस पर फूल न आए हों तो नुआन 0.05% का घोल बना करके उसका छिड़काव करने से माहू कीट पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तीसरा कीट है डायमंड बैक मोथ। इस कीट की जो सूंडी होती है वो पत्तियों में छेद करके उसको खाती है, जिससे पत्तियों की केवल नसें ही शेष बचती हैं। यदि पत्तियों को धीरे से हिलाया जाए
तो छोटी छोटी हरी स्लेटी रंग की सूढ़ियाँ नीचे गिरती हैं। इनका आक्रमण अगस्त से दिसंबर तक अधिक होता है। इनकी रोकथाम के लिए भी मेलाथियान 5% धूल या सेबिन 10% धूल की 30 से 40 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करने से डायमंड बैक मोथ पर नियंत्रण पाया जा सकता है। फ्लीविटल एक कीट है। यह कीट पौधों की छोटी अवस्था पर उनको नुकसान पहुंचाता है। ये बीटल लगभग 2 मिलीमीटर लंबे, नीले और हरे रंग के होते हैं, जो एक पौधे से फुदक करके दूसरे पौधे के ऊपर पहुंच जाते हैं। ये मुलायम पत्तियों को काट करके उनमें छेद बनाते हैं और कभी कभी ये पूरी पत्ती को ही खा जाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए भी सेबिन 10% धूल की 30 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से अगर बुरकाव करें या 0.15% साइपरमेथ्रिन के घोल का छिड़काव करके फ्लीविटल के ऊपर नियंत्रण पाया जा सकता है। पत्तियों में जाला बिलने वाला एक कीट होता है, इसको लीफ वेवर भी कहते हैं। यह हरे रंग की सुड़ी होती है जो पत्तियों में जाला बुनकर उसको अंदर से अंदर खा करके उसको हानि पहुंचाती है। यह कीट कभी कभी फसल को बहुत ही अधिक हानि पहुंचाता है। इसकी रोकथाम के लिए भी 0.15% सुमी सीडीन के घोल का छिड़काव करें या नुआन 0.05% के घोल का छिड़काव कर सकते हैं। बंद गोभी की सुड़ी कैबेस बोरर यह फूल गोभी को नुकसान पहुंचाता है। इसके जो बच्चे हैं ये पत्तियों से भोजन प्राप्त करते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो ये सूढ़ियों के रूप में फैल करके पत्तियों को खा जाते हैं और पत्तियों को छलनी कर देते हैं और बाद में सूढ़ियाँ तने में घुस करके उसमें सुराख बना देती हैं। इनकी रोकथाम के लिए मेलाथियान 50% घुलनशील पाउडर के 0.1% के घोल का फसल पर अगर छिड़काव किया जाए तो इससे बंद गोभी की सूड़ी से बचाव किया जा सकता है। एक और कीट है गोभी की तितली, कैबेज बटरफ्लाई। इस कीट की जो सूढ़ियाँ होती हैं वो पत्तियों, कोपलों और पौधे के शिखर को खाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए पत्तियों में जो जाला बुनने वाला कीट है यानी लीफ वेवर, उसी के समान यानी 0.15% सुमिसिडीन का घोल या नुबान 0.05% के घोल का छिड़काव करके गोभी की तितली के ऊपर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। इन सारी क्रिया विधियों के बाद फूल गोभी की फसल सुरक्षित रूप से जब पक कर तैयार हो जाती है तो हम उसकी कटाई करते हैं। फूल गोभी की फसल को हमेशा उस समय काटना चाहिए जब फूल अपने पूरे आकार में आ जाएं, ठोस और सफ़ेद रंग के हो जाएं। कटाई में अगर देरी की जाए तो इससे फूलों का रंग बिगड़ जाता है, उनका आकार बिगड़ जाता है, फूल टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और उसका रंग पीला पड़ जाता है। इसलिए फूलों को सही समय पर काटना चाहिए, इससे बाजार भाव ठीक मिलता है। क्योंकि सारे फूल एक ही समय विकसित नहीं होते हैं, इसलिए हर दूसरे या तीसरे दिन निरीक्षण करने के बाद केवल उन्हीं फूलों को काटना चाहिए जो काटने की उचित अवस्था में आ गए हैं। फूलों को दराती की सहायता से पत्तियों सहित जमीन के थोड़ा ऊपर से डंठल सहित काटना चाहिए। काटने के बाद इसको हम बाजार में ग्रेडिंग करके बेचते हैं, जिससे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता है। उपज क्षेत्र और फूल गोभी की किस्म के अनुसार फूल गोभी की उपज भी अलग अलग होती है।
अगेती किस्मों की उपज मध्यम मौसमी और पछेती किस्मों की अपेक्षा कम मिलती है। अगेती किस्मों से 100 से 125 कुंटल प्रति हेक्टेयर, मध्यमी मौसमी और पछेती किस्मों से लगभग 150 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। 1 हेक्टेयर में लगभग 20,000 से 25,000 फूल प्राप्त होते हैं। फूल गोभी की कटाई के बाद फूलों को सावधानी से उठा करके उसको पक्के फर्श पर साफ जगह रखना चाहिए। प्रत्येक फूल के अंदर की ओर 2-3 पत्तियों को छोड़ करके शेष पत्तियों को फूल से थोड़ा ऊपर से तोड़ दें ताकि फूल स्पष्ट रूप से नजर आए, दिखे। बहुत छोटे आकार के तथा क्षतिग्रस्त और फटे हुए फूलों को छांट करके अलग कर लेना चाहिए। शेष फूलों को टोकरी में सजाकर शीघ्र ही बाजार भेज देना चाहिए। फूलों को तेज धूप से बचाना चाहिए ताकि बाजार तक पहुंचते पहुंचते उसके अंदर ताजगी बनी रहे और ग्राहक उसकी अच्छी कीमत दे। फूल गोभी का भंडारण। जाड़े के मौसम में फूल गोभी को 2 से 3 दिन तक खुले एवं छायेदार स्थान पर आसानी से रखा जा सकता है, भंडारित किया जा सकता है। गर्म मौसम में इसको रखना थोड़ा कठिन होता है। फूल गोभी की पत्तियां सहित इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 85 से 90% अपेक्षित आर्द्रता पर शीत भंडार में 1 माह तक सुरक्षित रखा जा सकता है। फूल गोभी में बहुत से विकार यानी रोग ऐसे होते हैं जो फिजियोलॉजिकल होते हैं, यानी कार्यकी विकार होते हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। इनके बारे में भी जानेंगे। फूल गोभी में एक विकार होता है या रोग इसको कहते हैं भिप्टेल। यह भिप्टेल रोग जो है ये मॉलिबडेनम तत्व की कमी होने पर होता है। इसमें पत्तियां जो होती हैं वो फीते के आकार की हो जाती हैं क्योंकि पत्तियों के जो फलक हैं उनकी वृद्धि रुक जाती है और वह कटा फटा हुआ दिखता है। पत्ती पर्ण पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है और पौधों में फूल नहीं बन पाता है। नई पत्तियां जो निकलती हैं वो पीली सफ़ेद रहती हैं। दूसरा, इस रोग को मॉलिबेडेनम तत्व की आपूर्ति करके इससे बचा जा सकता है। दूसरा जो विकार है वो है ब्राउनिंग। बोरान तत्व की कमी के कारण यह विकार आता है। फूल के तने के अंदर छोटे छोटे पानी भरे हुए भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं और फिर तना खोखला हो जाता है। फूल के बाहरी और कुछ आंतरिक भाग भूरे रंग के हो जाते हैं। फूल के ये भाग खाने में तीखे होते हैं, स्वादिष्ट नहीं लगते। फूल की वृद्धि के साथ साथ यह भूरा रंग भी बढ़ता है। फूल के चारों तरफ की पत्तियां भी छोटी रह जाती हैं। बोरान तत्व की आपूर्ति करके इस रोग से बचा जा सकता है। तीसरा विकार है बटनिंग। पौधों पर बहुत ही छोटे आकार के फूल आते हैं। इन छोटे आकार के फूल बनने की क्रिया को ही बटनिंग कहते हैं। ऐसा आमतौर पर नाइट्रोजन की कमी के कारण या देर से बुआई के कारण होता है। अगेती किस्मों को अगर देर से बोते हैं तो उसमें यह विकार उत्पन्न हो जाता है। बहुत दिनों की पुरानी पौध की रुपाई करने पर भी इस तरह के विकार आते हैं। एक और विकार है जिसको अंधा पौधा या ब्लाइंडनेस कहते हैं। कभी कभी पौधों की जो अंतिम कलिका होती है
वो नहीं बढ़ पाती या टूट जाती है या किसी कीट के द्वारा नष्ट कर दी जाती है। ऐसी दशा में फूल गोभी का पौधा बिना फूल के ही बढ़ता रहता है, पत्तियां लंबी और गहरे रंग की मांसल हो जाती हैं। ऐसे पौधों में फूल कभी नहीं बनता है।